हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। मुझे आशा है कि आपका रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 7 तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ, और एक बात, यदि आप मेरे वीडियो में प्रोवाइड किया गया सारा एमसीक्यू को सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका उतना रेगुलेशन तक कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैं एमसीक्यू में सारा क्वेश्चन को कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रेगुलेशन की ओर, जो है रेगुलेशन नंबर 8। रेगुलेशन नंबर 8 है नोटिस ऑफ डेंजरस ऑकरेंस और एक्सीडेंट। ठीक है, तो आप जब CMR 2017 का बुक खोलिएगा, उसमें रेगुलेशन नंबर 8 खोलिएगा तो डेंजरस ऑकरेंस का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डेंजरस ऑकरेंस होता क्या। उसमें करीब 19 पॉइंट्स है, तो मैं 19 पॉइंट्स को तो यहाँ पे डील कर नहीं सकता हूँ, स्क्रीन पे भी मैं 19 पॉइंट्स को दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ जिससे आप समझिए कि डेंजरस ऑकरेंस होता क्या है। डेंजरस ऑकरेंस जैसे होता है बस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट अंडर प्रेशर, फायर इन एनी पार्ट ऑफ वर्किंग और इन एनी मशीनरी, कोई भी मशीनरी या फिर वर्किंग में फायर लग जाना, और फेलियर ऑफ एनी स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन। ठीक है, स्पार्क जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फ्लैश ओवर कॉजिंग बर्न, एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव इरप्शन और इनरस ऑफ वाटर। ठीक है, एनी एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव, ओवर वाइंडिंग, केज का ओवर वाइंडिंग होना, बस्टिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, फटना, अब ब्रेकेज, फ्रैक्चर और फेलियर। ये सब बहुत सारे एग्जांपल है डेंजरस ऑकरेंस के, आप CMR खोल के गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अब इसके तरफ कि इस रेगुलेशन से क्वेश्चन क्या क्या निकल रहा है, इंपॉर्टेंट MCQ क्या क्या निकल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर माइंस में एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस होता है तो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म किया जाता है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले इन्फॉर्म, नोटिस नहीं भेजना, इन्फॉर्म किसको किया जाता है। पहला ऑप्शन है CIM, दूसरा ऑप्शन है RIM, तीसरा ऑप्शन है DM, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, RIM। यदि आप सोच रहे थे कि ऑल होगा तो तीनों को नोटिस भेजा जाता है, सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है RIM को। और सबसे पहले इन्फॉर्म कैसे करते हैं, तो इन्फॉर्म करने का माध्यम होना चाहिए टेलीफोन या फिर फैक्स या फिर ईमेल या फिर कोई भी स्पेशल मैसेंजर। हाँ, यदि अगर ईमेल किया गया है तो ईमेल के तुरंत बाद हम लोग को फैक्स भी करना होता है RIM को। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर माइंस में एक्सीडेंट डेंजरस अकरेंस होता है तो सबसे पहले जो हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं वो RI को, वो कितने देर के अंदर भेज देना है। ठीक है, जो RIM को सबसे पहले सबसे फर्स्ट में इंफॉर्मेशन देना होता है RIM को, तो कितने देर के अंदर देना है। ऑप्शन नंबर A है फोर्थविथ, तुरंत देना है। ऑप्शन नंबर B है 7 दिन के अंदर देना है। ऑप्शन नंबर C है 14 डेज के अंदर देना है। ऑप्शन नंबर D है 30 डेज के अंदर देना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो इसका आपको ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाएगा। अगर माइंस में एक्सीडेंट होगा तो आप 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन में क्यों RIM को इन्फॉर्म कीजिएगा, आप तुरंत कीजिएगा फोर्थविथ। ठीक है, तुरंत इन्फॉर्म करना है। किसके जरिए से, तो टेलीफोन, फैक्स, ईमेल या फिर स्पेशल मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सीडेंट का नोटिस कितने देर में भेजा जाएगा। हाँ, यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल समझ रहे थे तो उसका ये आंसर होगा कि जब हम लोग नोटिस भेजते हैं तब तीनों को भेजते हैं। ठीक है, तो वो नोटिस जो होगा, जो हम लोग पार्टिकुलर नोटिस में लिख के भेजेंगे फॉर्म 4A में, वो नोटिस कितने देर के अंदर भेजना है। ऑप्शन नंबर A है फोर्थविथ, ऑप्शन नंबर B है 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर C है 14 डेज, ऑप्शन नंबर D है 30 डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 24 घंटे के अंदर नोटिस भेज देना है। पहले तो तुरंत इन्फॉर्म करना है RIM को। देखिए, कहानी की तरह समझिए कि ऐसा अगर एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए कि सबसे पहले इन्फॉर्म करना है RIM को, उसके बाद 24 घंटे के अंदर नोटिस भेजना है। अब नोटिस भेजना किसको है ये हम आगे देखते हैं। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इज गिवन टू, हाँ अब ये आ गया किसको भेजना है नोटिस, जो आप देख लिए कि 24 घंटा के अंदर किसको देना है। पहला ऑप्शन है CIM, दूसरा ऑप्शन है RIM, तीसरा ऑप्शन है DM, चौथा ऑप्शन है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑल। ठीक है, तीनों को भेजना है। प्लस अगर इलेक्ट्रिकल से हुआ है, अगर मान के चलिए कोई एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल की वजह से हुआ है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो इलेक्ट्रिकल है उनको भी भेजना है। और यदि कोई डेंजरस अकरेंस और ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो और किसको भेजेंगे हम लोग, कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, जो मुआवजा भुगतान जो देता है, जो यदि कोई इंसान मर गया तो जो मुआवजा उस पर्सन का भुगतान देगा उसको भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर D ऑल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सीडेंट का नोटिस ऑफिस के बोर्ड पे कितने दिन तक रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी माइंस में कोई एक्सीडेंट होता है तो ऑफिस बोर्ड पे उस एक्सीडेंट का पूरा ब्यौरा हम लोग को चिपकाना होता है, स्टेपल करना होता है, तो वो कितने दिन तक बोर्ड पे रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर A है 7 डेज, ऑप्शन नंबर B है 14 डेज, ऑप्शन नंबर C है 30 डेज, ऑप्शन नंबर D है 1 साल तक। कितने दिन तक रहना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी 14 डेज, 14 दिन तक नोटिस बोर्ड पे रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल हो तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो इलेक्ट्रिकल है उनको कब इन्फॉर्म करेंगे? जैसा कि अभी मैंने इसके पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया कि जब एक्सीडेंट इलेक्ट्रिकल से होता है तो हम लोग इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो इलेक्ट्रिकल होता है उनको भी इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उनको कब इन्फॉर्म करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है फोर्थविथ करेंगे, तुरंत। ऑप्शन नंबर बी है 7 डेज में करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है 24 डेज में करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थविथ, तुरंत करना है इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को इन्फॉर्म अगर इलेक्ट्रिकल वे में एक्सीडेंट हुआ है, इलेक्ट्रिकल के कारण एक्सीडेंट हुआ है तो। 7वां क्वेश्चन है, अगर पहले से कोई सीरियस है, ठीक है, और उसका डेथ हो गया तो नोटिस कितने देर के अंदर भेजना है? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां तक कि मैंने भी इस क्वेश्चन को समझने के लिए जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं CMR पढ़ता था तो मुझे बहुत टाइम लगा था इसको एक कहानी अपने दिमाग में जड़ने के लिए। देखिए, एक्सीडेंट हुआ, सबसे पहले हम लोग RIM को इन्फॉर्म किए तुरंत, उसके बाद CIM, RIM और DM को, और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को अगर इलेक्ट्रिकल वे से है तो 24 घंटे के अंदर नोटिस भेज दिए, ठीक है। अब मान के चलिए जिस टाइम आप नोटिस भेजे उस टाइम वो पर्सन सीरियस था, ठीक है, और कुछ दिन बाद पता चला, 1 सप्ताह बाद पता चला कि वो पर्सन सीरियस था, अब उसका डेथ हो गया। पहले से कोई सीरियस था और उसका डेथ हो गया, तब नोटिस आपको कितने देर के अंदर देना? ऑप्शन नंबर है 24, ऑप्शन नंबर 24 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी है 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी है 72 आवर्स, यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने देर के अंदर देना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा के अंदर आपको बता देना है कि ये पर्सन सीरियस था, नोटिस तो भेजा हुआ होगा पहले ही से, ये पर्सन सीरियस था, अब इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, अच्छे से दिमाग में रखिएगा ये सब। अगर पहले से कोई सीरियस है और उसका डेथ हो जाता है तो किसको नोटिस करना है? ऑप्शन नंबर ए है CIM, ऑप्शन नंबर बी है RIM, ऑप्शन नंबर सी है DM, ऑप्शन नंबर डी है ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑल, सबको नोटिस करना है, और अगर इलेक्ट्रिकल से हुआ है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर कोई पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो किस फॉर्म में नोटिस भेजा जाता है? हाँ, यदि आप मेरा फॉर्म का वीडियो अच्छे तरीके से देख लिए होंगे तो अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर सकते हैं। एक्सीडेंट का नोटिस किस फॉर्म में भेजना है? ऑप्शन नंबर ए 4A, ऑप्शन नंबर बी 4B, ऑप्शन नंबर सी 4C, ऑप्शन नंबर डी 4D। हाँ, 4D तो कोई फॉर्म ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, अगर आप पढ़े होंगे तो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म 4A में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट भेजा जाता है। कितने देर के अंदर? 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। किसको? CIM, RIM, DM, और इलेक्ट्रिकल से हुआ तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, और एक पर्सन को जल्दी याद कीजिए, किसको? कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, मुआवजा भुगतान के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 10, पार्टिकुलर ऑफ इंजर्ड या फिर डिजीज। डिजीज मतलब होता है जो आदमी मर गया, ठीक है, मृत्यु जिसका हो गया, उसका हम लोग किस फॉर्म में? पार्टिकुलर मतलब उसका पूरा डिटेल, ठीक है, चार्ट बनता है ऐसे, ये आदमी का नाम था, ठीक है, एक सेकेंड, ये आदमी का नाम था, किस वजह से हुआ, जिस वजह से हुआ उस टाइम वो क्या कर रहा था, उस टाइम क्या गलती था, उसका गलती था कि नहीं था, पूरा एक चार्ट बनता है। तो वो पार्टिकुलर किस फॉर्म में जाएगा? फॉर्म नंबर 4A, फॉर्म नंबर 4B, फॉर्म नंबर 4C। तो इसका सही आंसर होगा फॉर्म नंबर 4B, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंजर्ड पर्सन अगर ड्यूटी में रिटर्न होता है, किसी को चोट लगा थोड़ा मोड़ा, मतलब सीरियस भी था, और वो जब ड्यूटी में रिटर्न आया तब भी हम लोग इन्फॉर्म करते हैं CIM, RIM और DM को। तो वो किस फॉर्म में इन्फॉर्म करेंगे? फॉर्म नंबर 4A, फॉर्म नंबर 4B, फॉर्म नंबर 4C। तो इसका सही आंसर होगा सी, फॉर्म नंबर 4C में इन्फॉर्म करते हैं। अब आपको तीनों फॉर्म क्लियर हो गया। फॉर्म 4A में हम लोग भेजते हैं नोटिस ऑफ एक्सीडेंट, फॉर्म 4B में पार्टिकुलर पूरा एक चार्ट बना के भेजते हैं, किसका? डिजीज, मरा हुआ इंसान या फिर इंजर्ड पर्सन का, और 4C में यदि वो इंसान रिटर्न आता है ड्यूटी पे, सीरियस या फिर इंजर्ड होने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद रिटर्न आता है, तो फॉर्म 4C में भेजते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्म 4B कितने देर के अंदर भेजना है? यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सबसे पहले आप समझिए कि 4B हम लोग क्यों यूज करते हैं। आपके दिमाग में आएगा पार्टिकुलर टू बी सेंट ऑफ इंजर्ड और डिजीज्ड पर्सन, ठीक है, उसका पूरा चार्ट बना के जो भेजते हैं वो कितने देर के अंदर भेज देना है? ऑप्शन नंबर ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 60 डेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन के अंदर फॉर्म 4B भेज देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्म 4C कितने देर के अंदर भेजना है? कितने दिन के अंदर भेजना है? ऑप्शन नंबर ए 7 डेज, ऑप्शन नंबर बी 14 डेज, ऑप्शन नंबर सी 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी 60 डेज, और एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई होगा आपका 15 डेज, ठीक है। ये 5 ऑप्शन में से बताइए किस में भेजना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 15 दिन के अंदर 4C भेज देना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ये बताइए कि फॉर्म 4A कितने दिन के अंदर भेजना है। मैं वो क्वेश्चन नहीं दिया हूं इसमें, सिर्फ 4C और 4B दिया हूं। देखिए यहाँ पे 4B दिया हुआ है, 4C, 4A बताइए कितने देर के अंदर भेज देना है।
चलिए हमारा रेगुलेशन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 9 की ओर। आप अपने दिमाग में एक कहानी बना लीजिए, ठीक है, कि एक्सीडेंट, सबसे पहले माइंस में एक्सीडेंट हुआ, हम इसको इन्फॉर्म किए, फिर उसके बाद इसको नोटिस किए, इलेक्ट्रिकल से हुआ तो इसको भी नोटिस किए, पेमेंट कंपनसेटिव को भी नोटिस किए, उसके बाद कोई सीरियस था वो मर गया तो इतने देर के अंदर नोटिस भेजना है, इस फॉर्म में भेजना है, ठीक है, ऐसे। और रिटर्न हो रहा है ड्यूटी से, मतलब सॉरी ड्यूटी से नहीं, हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के बाद रिटर्न हो रहा है ड्यूटी में, तो किस फॉर्म में भेजेंगे, इतने दिन के अंदर भेजेंगे, ऐसे याद करके रखिए, बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 9 की ओर। 9 है हमारा नोटिस ऑफ डिजीज। आप टाइटल भी याद करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, नोटिस ऑफ डिजीज किसको भेजा जाएगा, ठीक है, नोटिस ऑफ डिजीज जो है वो किसको भेजा जाएगा। अगर माइंस में किसी को डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, वैसा बीमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गैजेट में दिया हुआ, आप गैजेट में कौन कौन सा बीमारी दिया हुआ इस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा। तो किसको भेजना है, पहला ऑप्शन CIM, दूसरा ऑप्शन RIM, तीसरा ऑप्शन DM, चौथा ऑप्शन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल जो है उनको, और ऑप्शन नंबर E ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर E ऑल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोटिस ऑफ डिजीज कौन से फॉर्म में भेजा जाएगा, ठीक है, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म नंबर 5 में नोटिस ऑफ डिजीज भेजा जाता है। अब नोटिस ऑफ डिजीज कितने दिन, अगर किसी को बीमारी हो गया, कोई डिजीज हो गया तो कितने दिन के अंदर भेजेंगे, इसमें भी एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर E 3 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 5 दिन के अंदर भेज देंगे, ऑप्शन नंबर बी है 7 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन, और ऑप्शन नंबर ई है 3 दिन के अंदर भेजेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 3 दिन के अंदर भेजेंगे, ठीक है। अब इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नोटिस ऑफ डिजीज किस सेक्शन से रिलेटेड है, माइंस एक्ट का किस सेक्शन से रिलेटेड है नोटिस ऑफ डिजीज। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 30, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि सेक्शन नंबर 12 क्या है, माइंस एक्ट का सेक्शन नंबर 12 का टाइटल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने कल के नेक्स्ट चैप्टर, हमारा कल स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 जो कि है एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड ऑफ फिटनेस, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के अपने रेगुलेशन नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।